चलिए, हमारा नया चैप्टर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। ठीक है। हेलो। हाँ शुभम, रोल 20। यस मैम। मैम मेरा वाइवा नहीं हुआ था, वो बिजी थे मैम। तो 2 दिन हुआ, वाइवा हुआ क्यों नहीं? पर्टिकुलर रीजन? क्या मैम? रीजन कोई? मैम आपका आवाज। मैम हेलो मैम। बोलिए मैम, हम लोग का एक सब्जेक्ट अपने टॉपिक पे चलिए। तो क्या डिस्कशन हो रहा था? देखिए, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, पहले वो वाइंड अप कर लूं। हम लोग स्ट्रैटेजी क्या होता है, डन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो चुका है। स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स के बीच में जो डिफरेंस था वो हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हो चुका है, राइट। और क्या, स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, डिफरेंट हायरार्की उसका कौन कौन सा है, गोल, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा पोजीशन हो गया मैम, रोल हो गया पूरा। हाँ, इसके अलावा हम लोग और क्या है, एक और चैप्टर किए थे हम लोग। स्ट्रेटेजिक इंटेंट था। स्ट्रेटेजिक इंटेंट तो बता दिया। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का कंपोनेंट, इन्वायरमेंटल अप्रेजल हो चुका है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हो चुका है। और फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर चुके हैं, प्रोसेस कर चुके हैं। डिफरेंट टेक्निक कौन कौन सा इन्वायरमेंट स्कैनिंग का? बलराम मैम टॉप शॉट मैम 3 था, सिस्टमैटिक, एड हॉक और उसके बाद प्रोसेस्ड। अरे भाई, वो अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोचेस। मैम टॉप शॉट किस तरीके से, या तो हम क्या होता है ये तीनों अप्रोच? सिस्टमैटिक, कंटीन्यूअस प्रोसेस है। कोई एक बलराम इंफॉर्मेशन का मैम शॉट एनालिसिस और टॉस एनालिसिस। हाँ, वो टेक्निक है। आप जो बोल रहे हैं ना वो अप्रोचेस है, यानी किस किस तरीके से करेंगे, ठीक है, और कौन कौन से मेथड से करेंगे, दैट इज ईटॉप, ठीक है। और आपका क्वेस्ट और स्वॉट और टोज, ठीक है, ये सारा टेक्निक जितना सिलेबस में था वो हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, जो कंप्लीट सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखिए, हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मेन करता धरता कौन होते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेन करता धरता कौन? टॉप लेवल। टॉप लेवल। और टॉप लेवल का स्ट्रैटेजी क्या कहलाता है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। लेवल भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। तीनों लेवल में कॉर्पोरेट लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे क्या क्या रोल प्ले करता है, अगर मैं ऐसे जनरल डिस्कशन, अगर हम लेवल वाला क्लास थोड़ा रिकैप करें, तो लेवल में कॉर्पोरेट लेवल इन जनरल क्या क्या डिसीजन लेता है? कॉर्पोरेट लेवल का रहता है कि कंपनी मिशन विजन और विजन पर फोकस करता है मैम। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन उसको मीट करता है। कोई डिसीजन स्टेक होल्डर। रागिनी बताइए। मैम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स पे फोकस करते हैं। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन एसबीयू डेवलप करना है। एसबीयू यानी बिजनेस एसबीयू का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो कितने एसबीयूज क्रिएट करना है, ठीक है, इसके अलावा किसको कितना इन्वेस्ट करना है, किसमें कितना पैसा डालना है। तो ये जितना भी मेजर डिसीजन है, एक्सपेंशन करना है या स्टेबल रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। क्या हो गया? नो, दोनों फ्रेंड बैठे हैं, अपना चालू है, इधर फोकस करिए, ठीक है। तो ये सारा डिसीजन कौन लेता है? आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। तो पहले आप ये जान लीजिए कि और किस किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं डायरेक्शनल, सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं,
तो ये डायरेक्शनल के नाम से या ग्रैंड स्ट्रैटेजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पूछा जाए या डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी पूछा जाए या ग्रैंड स्ट्रैटेजी पूछा जाए, ऑल आर सेम, फाइन। अब हम लोग पीयूष मैम इसको मास्टर स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। हाँ, और मास्टर स्ट्रैटेजी जो भी आप नाम दीजिए, लेकिन आप ये एक स्टैंडर्ड बुक से मैं ये मटेरियल उठाई हूँ, अगर आप देखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मटेरियल है, तो हम लोग इसी पे फोकस करके पढ़ाएंगे। अब ये देखिए, ये है स्ट्रैटेजिक का कंप्लीट चार्ट जो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे, और ये चार्ट जैसे हम लोग डिफाइन कर लेंगे, आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखने में काफी लंबा है और है भी ये थोड़ा लंबा चैप्टर, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो काफी इजी है, ठीक है। देखिए, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का 4 है यहाँ पे स्ट्रैटेजी। पहला है स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये में इसमें एक भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी, ग्रोथ या एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन। स्टेबिलिटी कब होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पूरे मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुकी है, जैसे आपका भेल है, सेल है, ये सब क्या है, ऑलरेडी इतना एक्सपेंड कर चुका है, ऑलरेडी इतना अच्छा वो उसका मतलब प्रोग्रेस हो चुका है कि अब वो स्टेबल होना चाहता है, जो उसका बिजनेस है उसी में रहना चाहता है, ठीक है। तो वहां पे आ जाते हैं हम लोग स्टेबिलिटी वाले पोजीशन पे। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे एक्सपेंशन की बात हो रही है, यानी अब ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को रीडिफाइन करना चाह रहा है, ठीक है। तो जहां रीडिफाइन हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात हो, दैट इज ग्रोथ या एक्सपेंशन, फाइन। नेक्स्ट वन इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या हो गया? मतलब ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति अब थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है, डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंच रही है, ठीक है। तो डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंचने के लिए हम लोग ये रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। और लास्ट में है आपका कॉम्बिनेशन यानी मर्जर, ठीक है। मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में किसी भी तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, चाहे वीकर हो या फिर आपका स्ट्रॉन्गर हो, दो जब कंबाइन करती हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन, फाइन। अब यहाँ फर्दर देखेंगे, एक्सपेंशन या ग्रोथ को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन और फिर स्ट्रैटेजिक अलायंस, ठीक है। सबको डिटेल में पढ़ना है। और फिर डाइवर्सिफिकेशन को, तो यहाँ पे देखिए लाइन नहीं दिया हुआ इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, ये डाइवर्सिफिकेशन का 2 पार्ट है, एक डाइवर्सिफिकेशन खुद, दूसरा इंटेंसिफिकेशन। तो इंटेंसिफिकेशन में 3 पार्ट, मार्केट पेनिट्रेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन डेवलपमेंट, ठीक है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइवर्सिफिकेशन, इसका है वर्टिकल इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टली इंटीग्रेटेड, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट। और वर्टिकल में भी 2, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। कस्टमर से नजदीक जाएंगे तो फॉरवर्ड, कस्टमर से दूर जाएंगे तो बैकवर्ड। अब आइए डिटेल में पढ़ते हैं है क्या क्या ये। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 3 लेवल है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किए, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी ऑक्यूपाई द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। पता है हम लोगों को सबसे हाईएस्ट लेवल का स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कॉर्पोरेट लेवल लेता है। कौन कौन सा एक्शन कवर करता है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म हो गया, एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ वेरियस एसबीयूज। लाइक टाटा का मैंने एग्जांपल दिया है, आप कुछ भी डेफिनेशन पढ़िए तो वो आप डायग्राम याद कर लीजिए जो हमने क्लास में डिस्कशन किया था, टाटा, फिर उसका डिफरेंट टाटा हो गया कॉर्पोरेट लेवल, उसका फिर बाइफर्केशन जो था हमारा, टाटा नमक, टाटा स्टील, फिर और क्या था, तनिष्क, टाटा मोटर, ठीक है, दैट इज बिजनेस लेवल। तो वही चीज है कि वहां पे एसबीयू लेवल पे जो हम दे रहे हैं, वेरियस एसबीयूज टू ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ये भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जो टॉप लेवल के जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन, हमेशा टॉप लेवल याद करिए, वो क्लास स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग वाला क्लास। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इट इज डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। अब नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन टेंड्स टू बी वैल्यू ओरिएंटेड, नो डाउट वहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड तीनों लेवल में से है, तो दैट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, कॉन्सेप्चुअल एंड लेस कॉन्क्रीट देन डिसीजन एट बाकी एसबीओ लेवल या फंक्शनल लेवल, राइट। अब नेक्स्ट अगर बात करें, इतना हम लोगों को पहले से पता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं टोपोलॉजीज ऑफ स्ट्रैटेजी, यानी कैसे अरेंजमेंट किया गया है स्ट्रैटेजी का। तो इसके लिए हम सीधा पहुंचेंगे इस डायग्राम पे, ये देखिए, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 लेवल, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, पहले इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया स्ट्रैटेजी को।
फिर हम लोग प्रोडक्शन के ऊपर जो हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला जो डायग्राम आप मार्केटिंग वाला क्लास याद कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, ठीक है, स्टेजेस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल। तो उस पे देखिए इंट्रोडक्शन स्टेज पे कौन है, मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है, ये वाला स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होता है। ग्रोथ स्टेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी होता है। मैच्योरिटी पे जो पहुंच चुके हैं, अभी तुरंत हम लोग का डिस्कशन हुआ कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, मतलब ऑलरेडी वो बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, वो मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका है, दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, हम उस जगह उस स्टेज पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति खराब होने लगती है, कस्टमर्स लाइक नहीं करने लगते और कस्टमर का डिमांड दूसरी तरफ जा रहा होता है, तो दैट इज डिक्लाइनिंग स्टेज, शुभ संकेत ऑब्वियसली नहीं है, तो उसमें हम लोग ये सब स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड, फाइन। और लास्ट में आपका कंपटीशन लेवल पे है, ये है आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में भी 3 पार्ट, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। अब ये 3 स्ट्रैटेजी क्या है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस, कोई आइडिया? मैम कॉम्पिटिटिव, डिफरेंशिएशन, फोकस, जैसे अगर शुरुआत करें मैम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, तो उसका मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट को कोई अपना मार्केट में जनरेट करना है जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कुछ डिफरेंट हो, उसमें कुछ ज्यादा है तो कॉस्ट लीडरशिप। और आकांक्षा म्यूट करिए, अगर आंसर देना है तो अनम्यूट करिए। मैम कॉस्ट लीडरशिप में जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो रहेगा, यानी कि प्राइस को सेट करने का, उसके बारे में कॉस्ट लीडरशिप में रहेगा। सेट करना हाई या लो? जैसे उसमें स्ट्रेटजी, जैसे प्राइस स्कीमिंग करना है कि या पेटेंट्री जो मेथड होता है उसको। कॉस्ट लीडरशिप में हम ज्यादातर फोकस करते हैं, ज्यादातर क्या फोकस यही रहता है कि मेरा लोएस्ट कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल लोएस्ट कॉस्ट में हो, ठीक है। तो कॉस्ट लीडरशिप का मतलब कि हम सबसे लोएस्ट कॉस्ट पे अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पाए, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में ये चीज तो आप सही बोल रहे हैं कि सबसे प्रोडक्ट हमारा सबसे डिफरेंट कैसे अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से, ये चीज सही है, लेकिन वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कस्टमर से अगर लें तो कस्टमर डिनाई नहीं करता, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए प्रीमियम चार्ज देना चाहते हैं लोग, ठीक है, दैट इज आपका डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं फोकस की, तो फोकस भी आगे फर्दर, फोकस कॉस्ट लीडरशिप भी होता है, फोकस डिफरेंशिएशन भी होता है, ठीक है। बस कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन तो समझ गए, अब ये फोकस क्या है, एक सर्टेन सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं, ठीक है, ये सबका ब्रॉड स्कोप है, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन का ज्यादा ब्रॉडर स्कोप है, फोकस का हम लोग फोकस कर लेते हैं एक सर्टेन सेगमेंट पे। जैसे अगर हम सोप्स वगैरह बना रहे हैं तो सारे मार्केट को अगर हम टारगेट कर रहे हैं और कम कॉस्ट में कर रहे हैं तो कॉस्ट लीडरशिप। यहीं अगर मैं जॉनसन हूँ और सिर्फ बच्चे वाला प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, जॉनसन साबुन है अगर मेरा, तो यानी मैं सर्टेन सेगमेंट को फोकस कर रही हूँ और उसमें लोअर कॉस्ट कर रही हूँ, तो कॉस्ट फोकस कॉस्ट लीडरशिप कहलाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है। अब आगे बढ़िए, कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो ये जॉइंट वेंचर और मर्जर एंड एक्विजिशन स्ट्रैटेजिक अलायंस, ये इसी चैप्टर में आगे है, ये जितना भी हम लोग देखे ना ये इसी चैप्टर में, बस ये जो है आपका ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में ज्यादा बेटर डिफाइन किया हुआ है, इसीलिए थोड़ा ब्रीफ में अभी ही दे दिया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज और है कि यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंटेशन नहीं है, मतलब आपको ये स्टेज पे यही स्ट्रैटेजी फॉलो होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप या न्यू एंटरप्राइजेस या तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी फॉलो करती है या नहीं तो किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ मर्ज करके या ज्वाइंट वेंचर बना करके वो मतलब मार्केट में रन करती है, फाइन। इसीलिए ये एक टोपोलॉजी है जो हम लोग को समझना है, कैसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है कि स्टेज पे वही स्ट्रैटेजी फॉलो हो, ये जरूरी नहीं है, फाइन। अब यहाँ मार्केट पेनिट्रेशन की जो आप बात कर रहे थे, मार्केट पेनिट्रेशन का पहले मतलब क्या होता है रोशन? मैम स्टार्टिंग में अगर हम लोग लो प्राइस रखते हैं किसी प्रोडक्ट को, एग्जैक्टली, जो स्टार्टिंग में लो प्राइस में, यहाँ पे पतंजलि आयुर्वेद की बात हो रही है, बाबा ने जब इंट्रोड्यूस किया अपना प्रोडक्ट मार्केट में तो वो लोग देखिए सबसे कम कॉस्ट में पहले शुरू किए, ठीक है, हर्बल की बात की उन्होंने, प्योरिटी की बात की उन्होंने, ठीक है, देसी की बात की उन्होंने, तो ये ना अभी डोमेस्टिक मार्केट को कम्पीट कर रहा है बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज को भी कम्पीट कर रहा है, राइट। तो ये है आपका मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी और ये आपका एग्जाम्पल। अब आइए 4 फॉर्म पे, ठीक है, 4 ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स कैटेगरीज,
स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। अगर हम ये देखें, यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है। स्टेबिलिटी क्या हुआ? द फर्म स्टेज विद इट्स करंट बिजनेस, ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट बिजनेस है उसी में वो स्टेबल रहेगा, और वही प्रोडक्ट जो बेच रहा है उसी प्रोडक्ट में उसको स्टेबल रहना है, ठीक है। मेंटेन्स द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट एंड इज क्लासिफाइड विद इंक्रीमेंटल ग्रोथ। फाइन। अब एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन फर्म सीक सिग्निफिकेंट ग्रोथ मे बी विद इन द करंट बिजनेसेस, ठीक है, और मे बी एंटरिंग न्यू बिजनेसेस दैट आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है, और बाय एंटरिंग न्यू बिजनेसेस दैट आर अनरिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। यानी क्या क्या बात हुई यहाँ पे? सबसे पहले या तो वो ग्रोथ करेगा, ठीक है, जो उसका करंट जो बिजनेस है उसमें, या फिर वो नया मार्केट को टारगेट करेगा, या फिर मतलब या तो रिलेटेड में एक्सपेंशन करेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही मैं बनाऊंगी, ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड में आपका एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर अनरिलेटेड मतलब है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का और मैं घुस गई हूँ एफएमसीजी में, ठीक है, तो वो क्या हो गया? अनरिलेटेड। फाइन। इस तरीके का एक्सपेंशन अगर होता है तो ये तीनों चीज होता है एक्सपेंशन में। फाइन। अब आगे बढ़िए, क्या तीनों चीज? या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में वो ग्रो करेगा, या तो रिलेटेड एग्जिस्टिंग बिजनेस में मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट में वो आगे बढ़ेगा, या फिर अनरिलेटेड में करेगा। आगे उसका फर्दर नाम भी क्लासिफाई किया गया है जिसको हम कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, ठीक है। रिलेटेड प्रोडक्ट में अगर डाइवर्सिफाई कर रहा है, आगे चार्ट याद है ये वाला चार्ट जो सबसे शुरू में हम लोग बताए थे? यस मैम। ठीक है। एक्सपेंशन में ये डाइवर्सिफिकेशन में ये देखिए, रिलेटेड अगर है तो कॉन्सेंट्रिक, अनरिलेटेड है तो कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। अब आइए वापस, अब आइए रिट्रेंचमेंट में। तो रिट्रेंचमेंट की बात करूं तो फर्म रिट्रेंच सम ऑफ द एक्टिविटीज इन सम बिजनेसेस और ड्रॉप द बिजनेस एज सच थ्रू सेल आउट और लिक्विडेशन। यानी रिट्रेंचमेंट मतलब शुभ संकेत नहीं है, या तो सर्टेन एसबीयूज को वो बंद कर देगा या फिर लिक्विडेट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस रिट्रेंचमेंट का। और लास्ट एक कॉम्बिनेशन, तो इसका नाम ही बता रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में हम कंबाइन कर रहे हैं दूसरे फर्म के साथ, ठीक है। The firm combines the above strategic alternative in some permutation combination so as to suit the specific requirement of the firm, ठीक है। किसी ना किसी फॉर्म में या तो कंपनी को अरेंज करेगा या तो कंबाइन करेगा, ठीक है। ये है आपका 4 फॉर्म। अब यहाँ पे एक एक करके डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर? जितने लोग कैमरा ऑफ कर लिए हैं मौका देखिए कैमरा ऑन कर लें और बताइए यहाँ तक क्लियर? आकांक्षा, बैच 2 रोल 21। आप नहीं है? अनम्यूट करिए। मैम वो मैसेज कर रही है, उसका नेटवर्क इशू है। आपका भी नेटवर्क इशू होगा, कैमरा आप नजर नहीं आ रहे। मैम मेरा कैमरा ऑन है। दिख रहे नहीं है। खैर बताइए कि क्या कितना कैटेगरीज में डिवाइड किया गया कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को? सोनम, कितना कैटेगरीज? नो आइडिया। मैम स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट और डिक्लाइन। और रिट्रेंचमेंट। बाकी सब तो सही बोले, लास्ट वाला डिक्लाइन की जगह कुछ और होगा, और वो क्या होगा? सोनाली, सोनाली आर यू देयर? यस मैम। बताइए लास्ट वाला। मतलब पूरा कंफर्ट जोन पे आ चुके हैं आप लोग। विक्रम,
कॉम्बिनेशन मैम। कॉम्बिनेशन, ठीक है। 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल के 4 बच्चे ऐसे याद रखिए, और ये चारों का नाम। फाइन। अब आगे देखिए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं। ऐसे ब्रीफ आपको मिल गया है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। क्या ब्रीफ मिला है? महिमा, बैच 2 रोल 49, स्टेबिलिटी के बारे में क्या बताया मैंने? महिमा आप हैं यहाँ? नीरज बताइए। नीरज, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होता है? क्या होता है? मैम जब भी स्टार्टिंग में जो भी स्ट्रेटेजी लिया जाता है, जब भी बिजनेस ग्रो करने के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के समय बिजनेस है उसको बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटेजी। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज पे हम लोग स्टेबिलिटी करते हैं। यस मैम। अनु बताइए। मैम क्या बताना है? अच्छा, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी बताना है। आपके साथ कौन है, क्या नाम है उसका? सोनम। सोनम। हाँ सोनम, पहले आप ही बता दीजिए स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या बताया गया? हाँ? अरे क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल भी रहे हैं या नहीं? अनु आप बताइए। मैम बिजनेस स्टार्टिंग में जो स्टेबल होने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। शुरू में स्टेबल होने के लिए स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं, यही सुन रहे थे आप लोग? मैम जब बिजनेस मैच्योर स्टेज पे हो जाता है, जब बिजनेस मैच्योर का एग्जांपल दिया, सेल का एग्जांपल दिया, ये सब क्या अभी स्टार्टिंग स्टेज में है? बेल सेल वगैरह का एग्जाम नाम सुने कि नहीं? यस मैम। वो अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है। फोकस ऑनलाइन क्लास है, लेकिन हम लोग कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग फोकस लूज करेंगे अपना एग्जाम खराब करेंगे। यहाँ देखिए मैच्योरिटी स्टेज, स्टेबिलिटी। जब ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाती है तो मतलब अपने कोई भी प्रोडक्ट को या बिजनेस को रीडिफाइन नहीं करना चाहती है, तो स्टेबिलिटी का मेन क्या क्या है? फर्दर इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है या नहीं है? फर्दर इन्वेस्टमेंट चाहिए, यस और नो? यस मैम। यस। चलिए सोनम रीड करिए आप यहाँ। ये रहा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, रीड करिए यहाँ से। One of the important goals of a business enterprise is stability, to safeguard its existing interests and strengths, to pursue well-established and tested objectives, to continue in the chosen business path, to maintain operational efficiency on a sustained basis, to consolidate the commanding position already raised, and to optimize returns on the resources committed in the business. The stability strategy is pursued by a firm when it continues to serve in the same or similar markets and deal in the same or similar product or services. The strategy सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे वो सिमिलर मार्केट में डील कर रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट में और सिमिलर सर्विस में। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, ठीक है। दूसरा है दैट स्ट्रेटेजिक डिसीजन फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट और फंक्शनल परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल परफॉर्मेंस? फंक्शनल में कौन कौन सा था? तीसरा लेवल शेयर टेकर था मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद
HR था और ये सब। लेवल HR, ऑपरेशन, मार्केटिंग, वो सब में इम्प्रूवमेंट लाएगा। वो अपने बिजनेस में या फिर प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं लाने का जरूरत है, वो ऑलरेडी मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका है। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये कतई नहीं होता है टू डू नथिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज नॉट अ डू नथिंग स्ट्रैटेजी. It involves keeping track of new development to ensure that the strategy continue to make sense. This strategy is typical to those firms whose product have reached the maturity stage. इस चीज को कृपया ना भूलें, ये जब मैच्योरिटी स्टेज में होता है तब ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाता है, और इट डजंट मीन टू डू नथिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात और आ रही है, अगर आपको रिटर्न ही चाहिए तो। Small organization may also follow stability strategy to consolidate its market position and prepare for the launch of growth strategy. और characteristics में सबसे पहला है the firm opting for stability strategy stay with same business, same product market posture and function, maintaining same level of effort as at present. जो अभी अगर हम 90% ले आए तो हम लोग को अपना स्ट्रैटेजी पता चल गया। अगर हम कैट क्रैक कर लिए तो हमको कैट क्रैक करने का स्ट्रैटेजी पता चल गया। इसलिए आप देखते होंगे अगर कोई फ्रेंड का अगर आप सुनते हैं कि बैंकिंग वगैरह उसका निकल गया है, ठीक है, पीओ निकल गया या क्लर्क निकल गया, तो आप देखते होंगे बाकी किसी एग्जाम में अगर वो बैंक के एग्जाम में बैठेगा तो वो क्रैक कर लेता है। कारण क्या है कि वो पैटर्न को पकड़ चुका है, प्रेजेंट स्ट्रैटेजीज का ऑलरेडी बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज है कि सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, सेम लेवल ऑफ एफर्ट भी रहेगा। सेकेंड है द endeavor is to enhance functional efficiency in an incremental way through a better deployment and utilization of resources. What do you mean by deployment? What do you mean by deployment, Balram? मनी को मैम लाना मैम बिजनेस में। बोलिए। डिप्लॉयमेंट और कोई? लाना भी कह सकते हैं या प्लेस करना भी कह सकते हैं, ठीक है। बेटर डिप्लॉयमेंट या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। द असेसमेंट ऑफ फर्म इज दैट द डिजायर्ड इनकम एंड प्रॉफिट वुड बी फोर्थकमिंग थ्रू सच इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट इन फंक्शनल एफिशिएंसी। अब यहाँ है इसका मेन पॉइंट, strategy stability strategy does not involve a redefinition of business of the corporation, ठीक है, does not involve, point to be noted, इसमें कोई redefinition of business involved नहीं होता। दूसरा, it is basically a safety oriented status quo oriented strategy. What do you mean by status quo? What do you mean by status quo? बलराम? मैम स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए। What do you mean by status quo? मैम नहीं पता, पहली बार। जो है as it is वही रहे, ठीक है। स्टेटस को काफी एक बज़वर्ड है एक तरीके से, ठीक है। स्टेटस को मतलब हम जो हैं वही रहेंगे, फाइन, उसी को मेंटेन करना है, दैट इज स्टेटस को ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है, ठीक है। इट डज नॉट वारंट मच ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। आ गया सोनाली? क्या है इन्वेस्टमेंट या नहीं है? हाँ? नहीं है मैम। है या नहीं है? मैम। यही चीज मैं शुरू में आप लोग को ब्रीफ कर दी थी कि जो मेन पॉइंट है कि पहला मेन पॉइंट है कि ये डज नॉट इन्वॉल्व रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। कोई ज्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। इन इन्वॉल्व्स माइनर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट एंड इट्स पैकेजिंग, ठीक है। माइनर इंप्रूवमेंट क्या, जैसे मान लीजिए आप कैडबरी का एग्जांपल ले सकते हैं। कैडबरी क्या है, वही सेम 5 स्टार, वही सेम आपका जेम्स वगैरह, प्रोडक्ट पैकेजिंग में क्या किया, सेलिब्रेशन बना करके मार्केट में ले आया, है ना। वो क्या है, जरा सा माइनर इंप्रूवमेंट है, फाइन। अब आइए, रिस्क होता है स्टेबिलिटी में या नहीं होता, तो रिस्क इज ऑल्सो लेस, क्लियर। ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। With the stability strategy, the firm has the benefit of concentrating its resources and attention on the existing business, product and market. Next is the growth objective of the firm. Employing this strategy is quite modest. Modest मतलब growth objective उतना नहीं होता, ज़्यादा large नहीं होता. Conversely, only firm with modest growth objective choose for its strategy. अब यहाँ बात करते हैं reason for stability strategy. तो reason क्या है? पहला reason कि वो already maturity stage पे पहुंच चुका है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। सेकेंड, काफी लेस रिस्की होता है, इट इन्वॉल्व्स एज इट इन्वॉल्व्स लेस चार्जेस एंड द स्टाफ फील्स कंफर्टेबल
with things as they are. ठीक है, कहा जाता है ना ONGC में हो जाए लाइफ सिक्योर है, ठीक है, BL में हो जाए लाइफ सिक्योर है. व्हाट इज दैट? इट इज लेस रिस्की और स्टाफ कंफर्टेबल फील करते हैं, उनको लगता है उनका भी वो टैलेंटेड भी होते हैं और प्लस उनका जॉब भी सिक्योर होता है. फाइन. फिर एनवायरमेंट फेस्ड इज रिलेटिवली स्टेबल. ठीक है, जो इन्वायरमेंटल का जो इन्वायरमेंट मतलब बाहर आउटसाइड जो इन्वायरमेंट वगैरह जो होता है वो बेसिकली स्टेबल होता है. क्लियर? एक्सपेंशन में भी परसीव्ड एज बीन थ्रेटनिंग. अगर हम एक्सपेंशन लाते हैं, वो एक्सपेंशन का जितना कैटेगरीज आप देखे थे ऊपर, तो वो एज एन थ्रेटनिंग माना जाता है. ठीक है, यानी इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं है, इसीलिए हमको कुछ चेंजेस लाना पड़ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है कंसोलिडेशन इज सोड थ्रू स्टेबलाइजिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन. ठीक है, एक पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन के बाद लोग कंसोलिडेट हो जाते हैं, यानी मर्ज हो जाते हैं, एक मतलब एक पोजीशन पे आकर के वो स्टेबल हो जाते हैं. ठीक है, ये है मेजर रीजन ऑफ स्टेबिलिटी. क्या क्या? कि वो ऑलरेडी मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया है, लेस रिस्की फील होता है इसीलिए, और नेक्स्ट इन्वायरमेंट स्टेबल है. ठीक है, एक्सपेंशन को परसीव किया जाता है एज एन थ्रेटनिंग, और दूसरा कंसोलिडेशन हो जाता है. ठीक है, ये सारा मेन रीजन है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का. यहाँ होता है स्टेबिलिटी वाला पार्ट खत्म, और अब हम दूसरे स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ और एक्सपेंशन, जो अपने आप में थोड़ा ब्रॉड है इन कंपैरिजन टू स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा बड़ा है ग्रोथ और एक्सपेंशन. कैमरा ऑन. अब आते हैं हम लोग ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के बारे में. तो यहाँ वहां पे स्टेबिलिटी का अगर हम कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टडी करके अगर हम देखें तो वहां था वी डोंट यूज एनी रीडिफाइनिंग ऑफ बिजनेस, और यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं रीडिफाइनिंग द बिजनेस. ठीक है, ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी is implemented by redefining the business, by enlarging the scope of business and substantially increasing investment in the business. ठीक है, यहाँ पे investment भी होगा, redefinition of the business होगा. ठीक है, it is a popular strategy that tends to be equated with dynamism. Dynamism मतलब obviously हमेशा change करते चला जाएगा. Vigor कहा जाता है ना, vigorously कुछ change हो रहा है. ठीक है, यानी बहुत जल्दी change हो रहा है. फाइन, काफी स्ट्रेंथ के साथ चेंज हो रहा है, काफी एनर्जी के साथ वो चेंज हो रहा है. ठीक है, प्रॉमिस एंड सक्सेस एज